नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश और सैयद वंश को। ठीक है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। साथ ही सल्तनत कालीन प्रशासन और जो पदाधिकारी थे, प्रमुख कर थे, प्रमुख इमारतें थे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की, तो 1414 से लेकर 1451 तक का जो समय था वो सैयद वंश का रहा। और लोदी वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1451 से लेकर 1526 तक रहा। सबसे पहले बात करेंगे सैयद वंश की। 1414 से लेकर 1451 तक का जो टाइम पीरियड था वो सैयद वंश का था। सबसे पहले खिज्र खां शासक बनते हैं, उसके बाद मुबारक शाह, उसके पश्चात फरीद खान और फिर मोहम्मद शाह और आलम शाह। तो ये जो है रहता है इनका टाइम पीरियड। ठीक है, तो फरीद खां जो है वो शासक नहीं बने थे, उनके जो पुत्र थे मोहम्मद शाह वो शासक बने थे। ठीक है, 1434 से लेकर 1443 तक, तो ये टाइम पीरियड रहा। आगे बात करें सैयद वंश की। सबसे पहले तो सैयद वंश का जो है संस्थापक था वो था खिज्र खां। ठीक है, कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। इसने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। कौन? खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। खिज्र खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की और न ही अपने नाम का सिक्का जारी किया। और खिज्र खां जो है इसने रैयते आला की उपाधि धारण कर रखी थी। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। ठीक है, कर किसे भेजा करता था? तैमूर के पुत्र शाहरुख को। 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है मुबारक शाह सुल्तान बनता है। खिज्र खां ने तो सुल्तान की उपाधि नहीं ली, लेकिन उनके पुत्र जो मुबारक शाह थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि ली और साथ ही साथ अपने शाही नामक उपाधि जो है वो भी धारण की। शाही नामक उपाधि भी किसने धारण की? मुबारक शाह ने। इसके बाद जो है इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था जिसका नाम था अहमद सरहिंदी। उसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की थी और उस पुस्तक का नाम था तारीख मुबारक शाही। अगर हम मुबारक शाह की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है 1421 से लेकर 1434 तक का है। इसने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की। इसने बठिंडा और दोआब क्षेत्र में हुए विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया था। इसके वजीर द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई थी। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह अगला जो है सुल्तान बना। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड देखें तो वो था 1434 से 1443, यानी कि लगभग 10 साल का टाइम पीरियड था इसका। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन आलम शाह। इसका टाइम पीरियड जो है 1443 से 1451, बहुत कम टाइम पीरियड था इसका। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। आलम शाह का वजीर था जिसका नाम हमीद खान था। उसके हमीद खान से मतभेद होने के कारण वो दिल्ली छोड़कर बदायूं चले गए और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके वजीर ने दिल्ली का राजपाट जो था वो बहलोल लोदी को सौंप दिया। तो यहाँ से बहलोल लोदी से लोदी वंश की शुरुआत हो जाती है। लोदी वंश की बात करें तो 1451 से लेकर जो 1526 तक का टाइम था लोदी वंश का। सबसे पहले बहलोल लोदी शासक बनता है, उसके बाद सिकंदर लोदी और उसके बाद इब्राहिम लोदी। और बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद जो है बाबर सत्ता संभाल लेता है और मुगल वंश का जो है शासन आरंभ हो जाता है।
तो बात करेंगे सबसे पहले लोदी वंश की। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। ये दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासक बना रहा। यह कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि ये कालीन पर बैठता था और इसके चारों तरफ इसके अमीर बैठते थे। इसने बहलोली नामक चांदी की मुद्रा प्रचलित की, जो टंका के मूल्य का 1/3 था। ये अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही। जो ये मुद्रा थी चांदी की बहलोली। बहलोल लोदी जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित कर जौनपुर दिल्ली में मिला लिया। किसने? बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित किया और जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बना और लोदी वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। इसके पिता बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे और ये तीसरा पुत्र था और इसका नाम निज़ाम खां था, लेकिन बाद में ये सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्यों की बात करें तो 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी और बाद में देखिए बाद में आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया। किसने? सिकंदर लोदी ने। टाइम पीरियड की बात करें तो 1489 से लेकर 1517 तक का जो टाइम पीरियड था, यानी कि 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड है रहता है। अब बात करेंगे सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्यों की। तो इसने कृषि विकास के लिए गज सिकंदरी नामक प्रमाणिक नाप का प्रचलन किया, जिसका उपयोग भूमि को मापने के लिए किया जाता था। सिकंदर लोदी एक लेखक भी था। वह फारसी भाषाओं में कविताएं भी लिखा करता था, लेकिन अपने नाम से कविताएं नहीं लिखता था और कविताएं लिखने के लिए उसने गुलरुखी नामक उपनाम रखा हुआ था। वह हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्मों को एक नज़र से देखता था और जिस भी धर्म में उसे कोई कार्य अच्छा नहीं लगता था तो वह उस कार्य पर प्रतिबंध लगवा देता था। ठीक है, लोदी वंश का जो अंतिम शासक रहा वो था इब्राहिम लोदी। 1517 से लेकर 1526 का काल था इब्राहिम लोदी का। 1518 में खातौली का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी का सामना राणा सांगा से होता है और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां दोनों मिलकर बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण भेजते हैं। बाबर ने भारत पर 21 अप्रैल 1526 को पहला पानीपत का युद्ध लड़ा, लेकिन उसकी सेना बहुत छोटी थी और इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया और भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ। इसके 2 प्रमुख तोपची थे, जिनका नाम था अली और मुस्तफ़ा। इसने युद्ध में तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किया और इसी पद्धति और तोपों के प्रयोग से छोटी सेना होने के बावजूद वो युद्ध जीत जाता है। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाता है और दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होने के साथ साथ वह दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान बना जो युद्ध में मारा गया। पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण खात्मा हो जाता है और उसके बाद भारत में मुगल शासकों का दौर शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे जो सल्तनत कालीन प्रशासन है उसकी। तो उसमें सबसे पहले सुल्तान के पदाधिकारी देखें। नाइब ए मुमालिकात। सुल्तान के बाद ये राज्य का प्रमुख पदाधिकारी था और इस पद का सर्जन बहराम शाह के काल में हुआ था, जब उसने एतगिन को नाइब मुमालिकात के पद पर नियुक्त किया। इसके कार्य सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के सभी कार्यों को संपन्न करना था। फिर आता है दीवान आरिज, जो सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। दीवान आरिज तो सैन्य विभाग था और इसका जो प्रमुख पदाधिकारी था वो आरिज ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। दीवान रसालत, इसका प्रमुख अधिकारी रसालत ए मुमालिक होता था, जो विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था। ठीक है, तो रसालत क्या हुआ? विदेश मंत्रालय। आरिज हुआ सैन्य विभाग और मुमालिकात जो है वो नाइब मुमालिकात, वो राजा की तरह कार्य करेगा राजा की अनुपस्थिति में। फिर आता है अमीर हाजिब। इसे अमीर बारबक भी कहा जाता था। यह दरबारी मामलों की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी था। दीवान ए वकूफ,
जलालुद्दीन खिलजी ने खर्चे के ब्यौरे को तैयार करने के लिए दीवान वकूफ की स्थापना की थी। दीवान अमीर को ही मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम इस विभाग की स्थापना की। इसका प्रमुख कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल और भूमि की खेती के योग्य बनाना था। ठीक है, भूमि को खेती योग्य बनाना था। दीवान अमीर कोही का काम क्या था? मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल और भूमि की खेती को योग्य बनाना। ये जो महमूद तुगलक है, मोहम्मद तुगलक, इसने इस विभाग की स्थापना की थी। दीवान वकूफ की स्थापना पूछें तो जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी। दीवान खैरात ये दान विभाग था और इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। बाद में आते हैं सल्तनत कालीन जो है प्रमुख कर। तो इसमें क्या है? सबसे पहले खराज या खिराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। सामान्यतः उपज का 1/3 लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 वसूल किया। उश्र की बात करें तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो 1/5 से 1/10 के बीच लिया जाता था। खुम्स की बात करें तो ये सैन्य अभियानों के समय लूटे गए धन में राज्य का हिस्सा था। ठीक है, शरीयत के अनुसार 1/5 राज्य का था तथा 4/5 सैनिकों का होता था, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था और मोहम्मद तुगलक था, इसने 4/5 स्वयं लिया और 1/5 सैनिकों को दिया। ठीक है, आगे देखिए जजिया। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला व्यक्ति कर था, इसे मुंडकर भी कहा जाता था। स्त्री, बच्चे, वृद्ध, अपंग, ब्राह्मण जजिया से मुक्त होते थे। जो जजिया देता था उसे जिम्मी कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदुओं से जजिया वसूल किया था। ठीक है, तो एक बार देख लें जजिया को। फिर नेक्स्ट देखें जकात। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था और ये धनी मुसलमानों की आय का 21/2 यानी कि 2.5% होता था। हर्ब ए शर्ब सिंचाई कर था, जो उपज का 1/10 होता था। चरी जो होता था वो चारागाह कर था। घर कर गृह कर था। इन दोनों करों को अलाउद्दीन खिलजी ने वसूल किया था। कौन सा? चरी और घरी। तरकात जो था ये लावारिस संपत्ति की जब्ती से होने वाली आय थी। अगर हम प्रमुख इमारतों की बात करें तो सबसे पहले जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आती है। स्थान दिल्ली में है। निर्माता थे कुतुबुद्दीन ऐबक। विशेषता थी इसका निर्माण जो है 27 हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री से किया गया था। ये दिल्ली की पहली इस्लामी इमारत थी। कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, फिर आती है 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माता है। संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया गया। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। बाद में इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। पहली मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया, पूरा इल्तुतमिश और ने करवाया और इसका नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। मूल रूप से 4 मंजिला लाल पत्थर की इमारत है। फिरोज तुगलक के समय भी बिजली गिरने से चौथी मंजिल जो सबसे ऊपर वाली थी वो ध्वस्त हो गई थी। तब फिरोज तुगलक ने संगमरमर से चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। तो सबसे पहली इमारत का निर्माण जो है आपकी कुतुब मीनार की वो करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी जो 3 मंजिलें थी वो इल्तुतमिश ने, और बाद में जब वो गिर जाती है बिजली गिरने से तो फिरोज तुगलक चौथी और 5वीं इमारत का निर्माण करवाता है। सीरी का किला दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी निर्माता है। मंगोलों से दिल्ली की रक्षा के लिए इस मजबूत किले का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के आक्रमण बहुत हुए हैं। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। दिल्ली में सल्तनत काल की पहली इमारत है जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है। फिर आता है जमायत ए खाना मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी के समय में खिजर खान द्वारा निर्माण किया गया। सल्तनत काल की पहली इमारत है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुई है। 56 कोट दिल्ली में है। गयासुद्दीन तुगलक निर्माता है। ये गयासुद्दीन तुगलक का महल था और सुनहरी ईंट से बना था।
गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में है। गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया और ये मकबरा झील के मध्य निर्मित किया गया। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में। सिकंदर लोदी निर्माता रहे और भारत का पहला मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया। मोठ की मस्जिद दिल्ली में है। सिकंदर लोदी के वजीर मियां बुआ ने बनवाया। सामने की दीवार में 5 मेहराबदार द्वार हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रमुख इमारतों को भी देख लिया है, सल्तनत कालीन प्रशासन पदाधिकारी की बात कर ली और सैयद वंश और जो लोदी वंश है उसको कंप्लीट कर लिया है। आगे हम पढ़ेंगे मुगल काल। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।